डूंगरपुर के पास के गांव गड़ा मोरिया में पला बड़ा बड़ा हुआ। समाज सेवा में उनकी बड़ी रुचि थी। तो मैंने गांव में गरीबी देखी थी, आम लोगों में जो गरीबी और 2 जून की रोटी के लिए जिस तरीके से संघर्ष मैंने बारीकी से करीब से देखा, तो मेरे मन में एक हमेशा ये होता था कि मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो मैं इस फील्ड में आया। समाज सेवा के बारे में मैंने मुस्कान संस्थान के खोलने से पहले सोचा और उसके बारे में मैं सोचता था, उसके लिए कुछ काम करने का प्रयास करता था। उसी दौरान मैं हमारे डूंगरपुर के गांधीवादी नेता हुए डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी, उनके संपर्क में आया, उनसे जुड़ा। तो मुझे उन्होंने एक स्वयंसेवी संस्थान का गठन करके उसके माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा उन्होंने दी मुझे। तो मेरी सक्सेस के पीछे, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। विगत 29 सालों से 22,500 बच्चों को मदद कर चुके हैं। हमें सरकार के द्वारा भी सहायता मिलती है, कई सारे प्रोजेक्टों में हमें गवर्नमेंट एड देती है। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़। और ये सीबीसी न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम। आज हम एक शख्सियत के बीच में बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करने वाले, जिसने 20 साल की उम्र में ही समाज सेवा शुरू कर दी थी। समाज सेवा यानी कि वो नहीं कि लोगों को भोजन देना, वो समाज सेवा जो कि लोगों को सहारा दिया, भले वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या महिलाएं हो। उस शख्सियत से हम बात करेंगे जो कि मुस्कान संस्था के भरत नागदा है। उनसे बात करेंगे किस तरह उन्होंने मुस्कान संस्था को खोला और उसके पीछे की कहानी जानते हैं उनसे, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। भरत जी, पहले तो सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताइए हमें। मैं डूंगरपुर के पास के गांव गड़ा मोरिया में पला बड़ा बड़ा हुआ। मेरे पिताजी व्यापारी थे और समाज सेवा में उनकी बड़ी रुचि थी। मैं जब शिक्षा करके जब गांव गया मैं, तो मैंने गांव में गरीबी देखी थी, आम लोगों में जो गरीबी और 2 जून की रोटी के लिए जिस तरीके से संघर्ष मैंने बारीकी से करीब से देखा, तो मेरे मन में एक हमेशा ये होता था कि मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो मैं इस फील्ड में आया। मुझे एक चीज बता दीजिए, मुस्कान संस्थान खोलने की प्रेरणा आपको कहां से मिली और कब आपने सोचा कि इस तरह की समाज सेवा आपको करनी चाहिए? समाज सेवा के बारे में मैंने मुस्कान संस्थान के खोलने से पहले सोचा और उसके बारे में मैं सोचता था, उसके लिए कुछ काम करने का प्रयास करता था। उसी दौरान मैं हमारे डूंगरपुर के गांधीवादी नेता हुए डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी, उनके संपर्क में आया, उनसे जुड़ा। और जब मेरे विचार उन्होंने जाने, तो मुझे उन्होंने एक स्वयंसेवी संस्थान का गठन करके उसके माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा उन्होंने दी मुझे। और उनके संरक्षण में मैंने मुस्कान संस्थान का गठन 7 जनवरी 1992 को किया और उनके मार्गदर्शन में मैंने कार्य स्टार्ट किया और कार्य किया। अभी तक आपके मुस्कान संस्थाओं में आप कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने लोगों को सहारा दिया, आसरा दिया आपने अभी तक? अभी वर्तमान में तो मेरे पास 150 के करीब स्टाफ कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। सहायता की और आसरा देने की जो बात है, तो अभी वर्तमान में मेरे पास करीब 350 से 400 लोग आसरा लिए हुए हैं। और हमने विगत वर्षों में, इन 29 वर्षों में बहुत काम किया। हमने जब हम शुरू किया था तो संस्थान को एक रूम से हमने स्टार्ट किया था और पहला स्टाफ मैं और मेरी पत्नी ही थे। हम दोनों मिलकर के ही इस कार्य को अंजाम देते थे, हर काम को खुद ही करते थे। और इसमें मेरी पत्नी का बहुत ही सहभागिता रही कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस काम को बढ़ावा दिया, काम को किया और मुझे हमेशा सहयोग दिया। तो मेरी सक्सेस के पीछे, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है कि सेवा कार्य में मैं सफल हो पाया। अभी तक कितने लोगों को आपने सहारा दिया है? अगर ओवरऑल वैसे आप कितने समय से चला रहे हैं इस मुस्कान संस्थाओं को? विगत 29 सालों से आप चला रहे हैं, मुस्कान अभी तक कितने लोगों को सहारा दे चुके हैं आप?
जैसे हम एक चाइल्ड हेल्पलाइन चलाते हैं, उसके माध्यम से हम करीब 22,500 बच्चों को मदद कर चुके हैं। हमने लावारिस लापता बच्चे पश्चिम बंगाल, नेपाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, मुंबई, दिल्ली, कई जगह बच्चे पहुंचाए हैं, बोकारो। तो 22,500 बच्चों को तो हमने इस तरीके से मदद की है। वृद्धाश्रम के माध्यम से हमने करीब 90 वृद्धों को आसरा दे करके की है। 19 वृद्धजनों का तो अंतिम संस्कार ही हमने किया है। अच्छा। साथ ही हमने जब आंखों के कैंप लगाते थे तो हमने 1200 व्यक्तियों का हमने आंखों का ऑपरेशन उस समय करवाया था। महिला आश्रम, हम ऐसी शोषित पीड़ित महिलाओं के लिए एक आश्रम चलाते हैं जिसने किसी भी कारणवश घर छोड़ दिया हो, चाहे पति ने मारपीट करके भगा दिया है या उसके ससुराल में कोई रख नहीं रहा है या विधवा हो गई, उस तरीके की महिला 1325 महिलाओं को अभी तक हम आसरा दे चुके हैं। साथ ही हम आंगनवाड़ी वर्करों का भी एक प्रशिक्षण केंद्र संचालित करते हैं, जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र है, उनके प्रशिक्षण के लिए वो महिलाएं आती थी। तो 9,972 कार्यकर्ताओं को अभी तक हमने प्रशिक्षित किया। हम निराश्रित बच्चों का भी एक आश्रम का संचालन करते हैं। ऐसे निराश्रित बच्चे जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनको देखरेख वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को हम आसरा देते हैं। तो 1717 बच्चों का अभी तक हमने आसरा दिया है। साथ ही हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान के 7 जिलों में और गुजरात के 5 जिलों में संचालित करते हैं। वहाँ करीब 42,000 बच्चों को हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी है। साथ ही हम विमंदित बच्चों के लिए भी काम करते हैं। मानसिक विमंदित बच्चों का एक होम है हमारे पास, उसमें करीब 400 बच्चों को हमने अभी तक मदद की है। तो इस तरीके से हजारों लोगों को हमने मदद पहुंचाई है सीधे तौर पर। अच्छा, जैसे कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिला आती हैं सहारा के लिए, उन लोगों के लिए आप यहाँ उन्हें रखते हैं तो किस प्रकार की सुविधा देते हैं इन्हें, क्या उनके लिए करते हैं? कोई भी बच्चा, महिला, वृद्धजन आता है तो उसको सबसे पहले उसको आश्रय दिया जाता है, खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था, साथ ही उसके कपड़े हैं, उसके दवाइयाँ, हॉस्पिटल, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी हम तुरंत ही पूरी तरीके से उनको देते हैं। जैसा कि आपकी जी जो संस्था है, मुस्कान संस्था, उसको क्या निजी तौर पे डोनेशन मिलता है या सरकारी, जो सरकारी ये योजना के तहत क्या आपको डोनेशन वहाँ से मिलता है क्या? हाँ, हमें सरकार के द्वारा भी सहायता मिलती है। कई सारे प्रोजेक्टों में हमें गवर्नमेंट एड देती है, किसी में 90%, किसी में 80%। और साथ ही व्यक्तिगत हमें डोनेशन भी मिलता है। लोग अपनी बर्थडे यहाँ मनाने आते हैं, कोई अपने परिजन की पुण्यतिथि या इस तरीके के हो तब भी यहाँ भोजन करवाने आते हैं, या कोई राशन सामग्री देता है तो कोई नगद देता है, कोई कपड़े बांटने आता है तो कभी कोई जूते बांटने आता है। तो उस तरीके की काइंड हमें मिलती है और हम सब तरीके के स्वीकार भी करते हैं। इस संस्था से जुड़ा हुआ या फिर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो यादगार पल जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे, ऐसा पल बताइए। संस्था से जुड़ा हुआ ही है वो पल। हमारा निराश्रित बालकों, अनाथ बच्चों के लिए जैसे आश्रम चलाते हैं, तो हम बालिकाओं के लिए हमारे पास एक आश्रम है जिसमें 50 बालिकाएं हैं। तो एक केस हुआ था यहाँ कि एक 13 साल की लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है। उसके परिजन पुलिस में रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लड़की का अपहरण हुआ है, और वो लड़की गायब रहकर के साथ 9 महीना साल भर में वापस जब सरेंडर होते हैं वो लोग, पुलिस में आते हैं और कोर्ट में पेश होते हैं, तब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। और कोर्ट में जब लड़की से पूछा जाता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो वो बोलती मेरे माता पिता के साथ नहीं जाना है। तो वो पति के साथ जाना चाहती, लेकिन दोनों नाबालिग थे, तो उस वजह से वो पति के साथ भेज नहीं सकते थे। तो कोर्ट ने इस तरीके की लड़कियां हमेशा अक्सर हमारे पास भेजते हैं। तो वो हमारे मुस्कान संस्थान के बालिका गृह में वो लड़की आती है। दूसरे दिन हम उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम है। 13 साल की बालिका माँ बनने वाली है, अनीमिया है, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई कि अब इस बच्ची का कैसे प्रसव होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। और कुछ दवाइयाँ और इस तरीके से टॉनिक को दे करके हम प्रयास करते हैं, लेकिन 4 दिन में तो हीमोग्लोबिन इतना बढ़ता नहीं। तो 4-5 दिन में इसको प्रसव पीड़ा होती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मना बोल देते हैं कि हम इसको यहाँ एडमिट नहीं करेंगे। मैं खुद हॉस्पिटल पहुँचा, पीएमओ साहब से बात की, डॉक्टर से बात की कि आप इसका आगे पीछे कोई है नहीं, आप डिलीवरी करवाइए। उन्होंने कहा नहीं।
फिर मैंने एम्बुलेंस की, हमारे 2-3 लेडीज स्टाफ, एक आध जेंट्स स्टाफ बैठा करके मैंने उदयपुर उनको रवाना किया। और देवल यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचते पहुँचते उस बच्ची का प्रसव एम्बुलेंस में ही हो जाता है। मुझे तुरंत ही कॉल आता है कि सर इसमें ही हो गया है। तो मैंने कहा वापस मुड़ा के लेके आ जाओ, मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, स्ट्रेचर लाता हूँ, डॉक्टर को बुला के लाता हूँ कि आप देखिए उसको एडमिट करिए। डॉक्टर आते हैं और एम्बुलेंस में घुस के देखते हैं तो देखते हैं इसको ब्लीडिंग हो रही है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, इसको तो ब्लीडिंग हो रही है। मैंने उनको कहा कि आप अभी नहीं करेंगे तो उदयपुर जाते जाते ये लड़की मर जाएगी, आप इसको एडमिट करिए। तो वो बोले कि नहीं, इसका ए पॉजिटिव है और हमारे ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव नहीं है। तो संयोग से मेरा भी ए पॉजिटिव है, तो मैंने तुरंत ही कहा कि ए पॉजिटिव मेरा है, मैं देता हूँ ब्लड, आप इसको एडमिट करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1 यूनिट से नहीं चलेगा, 5 यूनिट चाहिए। मैंने कहा 5 यूनिट की व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं ब्लड बैंक में चला गया, मेरा ब्लड निकालना स्टार्ट किया। उसके बाद उस बच्ची को एम्बुलेंस से उतारा जाता है और मैंने वहाँ सोते सोते मेरे दोस्तों को, स्टाफ को बुला करके 5 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। हमने वो ब्लड चढ़वाया और वो उसके बाद जब हमें इतना डर खौफ था कि इस बच्ची के साथ क्या होगा, हमारे स्टाफ ने उसके परिजनों को भी सूचना दी, माता पिता को सूचना दी, जो CWC उसको सूचना दी कि इस तरीके का केस है और ये हो रहा है। लेकिन कोई मदद को सामने नहीं आया। लेकिन हमारे लिए बहुत ही खुशी के अवसर ये था कि 4 दिन 5 दिन बाद उसको छुट्टी हॉस्पिटल से हम लेके आए तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित थे और वो सही तरीके से आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए यादगार पल है कि हमने किसी बच्ची की जान बचाई और वो सुरक्षित यहाँ वापस आई और वो सुरक्षित हैं अभी भी। क्या अभी के बीच हैं वो? नहीं, उसके बाद करीब 8 महीने बाद उसके मदर फादर आए और वो अपने साथ उसको ले गए। आप मुझे वो पल बताइए जिसे आप कभी भी याद नहीं रखना चाहेंगे, ऐसा कोई पल आपके साथ घटा हो? ऐसी ही हमारे संस्थान की एक स्टोरी है। संस्थान में मेरे पास ऐसी सैकड़ों स्टोरी हैं कि मैं सुनाऊंगा तो आपको 10 दिन तक कम पड़ेंगे। लेकिन एक ही ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि यहाँ पास में गाँव है हीराता, वहाँ की एक महिला बसंती, उसके पति दूसरी शादी कर लेता है और उसको घर से मारपीट करके भगा देता है। उसके पीहर में भी कोई नहीं होता है, तो उसके पास पीहर में आसरा मिले ऐसी स्थिति नहीं होती है। और उसी दुख में वो मानसिक विक्षिप्त हो जाती है और वो शहर और गाँवों में घूम करके भीख मांग करके खाती है। उसी दौरान लोग उसके साथ दुराचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं और वो गर्भवती हो जाती है। और जब वो पूरे दिन होते हैं, तब एक दिन नए बस स्टैंड पे उसको प्रसव पीड़ा होती है और अपने सारे कपड़े निकाल करके फेंक देती है और वो वहाँ पर तड़प रही होती है। तो एक पत्रकार बंधु का मेरे पास फ़ोन आता है कि भरत जी, नए बस स्टैंड पे एक ऐसी महिला है और वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और उसने सारे कपड़े निकाल के फेंक। तुरंत ही मैं जो है अपने महिला स्टाफ को और कुछ कपड़े और चादर वगैरह लेके वहाँ पहुँचता हूँ। उस पर चादर डालते हैं, एम्बुलेंस बुला करके उसको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसकी डिलीवरी करवाते हैं। और उसकी एक बेटी पैदा होती है, वो माँ बेटी आज भी हमारे पास हैं। तो ऐसा घिनौना काम जो लोग मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ लोग करते हैं, मैं उसको कभी याद नहीं रखना चाहूँगा। या मन में बड़ी पीड़ा होती है कि लोगों में संवेदनाएं और भावनाएं कहाँ चली जाती हैं कि एक मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ ऐसे कृत्य करने से उसके साथ क्या क्या हुआ। और वो जो बच्ची पैदा हुई है वो भी मानसिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि कोई जो भी कारण रहे हों, हम उसका इलाज करवा रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके परिजनों ने भी उसके साथ न्याय नहीं किया, आम जन ने भी न्याय नहीं किया, तो फिर आदमी कहाँ जाए। वाकई में ये दिल दहलाने वाली कहानी थी आपकी और ये बहुत गर्व की बात है कि आपने इस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं आप। आखिर जो वो लोग जो आप ही की तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं पर वो किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको मोटिवेशन चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कई लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके तो हजारों लोग हैं, हम कहाँ मदद कर पाएंगे। मैं उनको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि समुद्र के किनारे ज्वार आता है और ज्वार से बहुत सारी मछलियां जब किनारे आ जाती हैं, तो एक बच्चा वहाँ से जा रहा था और वो एक मछली को उठा करके अंदर समुद्र में वापस डालता है। तो एक एक डालता जा रहा था, तो कोई एक प्रौढ़ व्यक्ति जा रहा है, उस पर हंसा कि अरे बेटा, ये तो हजारों मछलियाँ हैं, तुम उसको कैसे बचा पाओगे। तब फिर वो एक मछली उठाता है और वो फेंकता है और वो कहता है
कि इन सारी मछलियों की ज़िंदगी में कोई असर हो या नहीं हो, लेकिन इस एक मछली के जीवन में बहुत बड़ा असर है। तो हम भी यही कहते हैं कि आप यदि ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा, और वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप कम से कम एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, जितनी भी मदद कर पाएँ ज़रूर करें। जैसा कि हमारे बीच में थे मुस्कान संस्था के भरत नागदा, इनकी कहानी हमने जानी, किस तरह वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कि जीना तो खुद के लिए क्या जीना, वही इंसान है जो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरे, वो इंसान है भरत नागदा। उनकी कहानी हमने जानी, हमने उनसे बात की किस तरह मुस्कान संस्था शुरू हुआ। पिछले 29 सालों से ये मुस्कान संस्था डूंगरपुर में नहीं बल्कि गुजरात में और भी और कई अन्य जिलों पर ये काम कर रहा है। इसी तरह सीबीसी न्यूज़ आपको कहानियां बताता रहेगा। इससे हर इंसान को एक सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मदद करें, मदद ये नहीं हो कि आप हज़ारों की तादाद में करें, किसी एक व्यक्ति की मदद भी आप करते हैं तो वो मदद है। तो लोगों के लिए मदद करते रहें, और इसी तरह जिस तरह ये मुस्कान संस्था काम कर रही है उसी तरह आप भी करते रहें। इसी तरह सीबीसी को देखते रहिए, बने रहिए सीबीसी न्यूज़ के साथ। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।